अच्छा चलें, ये फुरकान अदील से बात करते हैं। हेलो हेलो हाँ जी, कैसे हैं हेलो। जी? आवाज़ आ रही है मेरी? मैं ठीक हूँ जी, आप मेरी कैसे? आ आवाज़ रही आ है आ रही है? रही है आ रही है आ रही है। हाँ जी, क्या बात हाँ जी, हाँ करेंगे? जी, ठीक है। हाँ, हाँ जी, अच्छा मैं वैसे ही थोड़ा सोशलिज़्म के हवाले से एक छोटी-सी बात कर दूँ, फिर जनरल वैसे थोड़ा-सा डिस्कस कर लेता हूँ कुछ। अच्छा, करें। हाँ जी, हेलो। हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ क्या रही है? हाँ जी, हाँ, आवाज़ आ कल रही है? आपकी मुझे से और हारिस से बात हुई थी ना? जी, जी, आपकी आ रही है, क्लियर है। हाँ जी, बात जी, जी, करें। जी, 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 हाँ, सोशलिज़्म पे ही मैं बात कर रहा था। हाँ, मैं कल सोशलिज़्म पे बात कर रहा था। उसमें फिर बाद में एक पॉइंट आया था कि सोशलिज़्म जो है ना, वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी और इक्वालिटी ऑफ आउटकम दोनों को बराबर करने की कोशिश करता है कि आउटकम भी बराबर ही निकले। तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सोशलिस्ट सिस्टम ही ऐसा बने कि जब क्योंकि देखें इंसानी ज़िंदगी जो है ना वो लीनियर नहीं होती। आप एक काम करते हो उसका कोई नतीजा निकलता है, उसके नतीजे से कुछ वो किसी आपका जो इफ़ेक्ट है वो किसी चीज़ का कॉज़ बनता है। फिर वो कॉज़ किसी चीज़ का इफ़ेक्ट बनता है। फिर इस तरह से सिक्लिकल उसमें चलती हैं चीज़ें। माशरा ऐसे कोई लीनियर नहीं होता। तो जब अगर ये आउटकम में इनइक्वालिटी आती जाएगी, तो एक ख़ास हद तक एक्यूमुलेट करके इतनी नाइंसाफ़ी क्रिएट कर सकती है माशरे में कि वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्च्युनिटी को ही ख़त्म कर दे, छीन ले। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? हाँ जी, आप बात करें। और क्या इसमें क्या हाँ, अच्छा मतलब हाँ, नहीं, नहीं मैं इसको कंप्लीट कर दूँ अपने पॉइंट को, फिर बेशक आप इस पे बात कर लें। तो जिस तरह कल मैं कह रहा था कि अब दुनिया के 26 अमीर तरीन जो लोग हैं, उनकी दौलत दुनिया की 50% आबादी से ज़्यादा है। तो अब एक बंदा जो फ़र्ज़ करें 16-16 घंटे काम करता है, वो एक फैक्ट्री में लगा हुआ है, 16 घंटे काम करता है, तो उसकी तो दिहाड़ी वही ल रहेगी ना, या थोड़ी-सी इंक्रीज़ हो जाएगी या कभी बढ़ जाएगी। उसको जितनी भी उसको जितना भी हार्ड वर्क आप कह रहे हैं ना कैपिटलिज्म हार्ड वर्क पे ऑफ करता है, तो वो जितना मर्ज़ी वो पूरी ज़िंदगी हार्ड वर्क करता रहे, वो मिलियनेयर तो क्या मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो बेचारा उसका गुज़ारा वो मुश्किल से कर सकेगा, ठीक है? तो यही चीज़ जो इनइक्वालिटी क्रिएट करती है कि जब इनइक्वालिटी आउटकम में इतनी ज़्यादा आ जाए कि वो अपॉर्च्युनिटी में ही इक्वालिटी नहीं आने देगी कभी। वो एक अपॉर्च्युनिटी ही ख़त्म कर देगी। बड़े-बड़े जो बिलियनियर्स हैं, वो उनकी वज़ह से हो सकता है कि कितनी वो हो चुकी हुई हो नाइंसाफ़ी, ला-बराबरी क्रिएट हो चुकी हुई हो कि एक हार्ड वर्किंग बंदा जितनी मर्ज़ी अपनी दुनिया में मेहनत कर ले, वो उतना कमा ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कमा सकता। अब वो क्यों नहीं कमा सकता? उसके पास ऐसा क्या है कि वो नहीं कमा सकता कि जो एक एक अगर फ़र्ज़ करें अगर सरमायादार के मुतालिक ये बात कही भी जाती है कि वो एक दफ़ा वो इन्वेस्टमेंट करता है, उसके लिए मेहनतें करता है। लेकिन चलो वो उसने मेहनत की, उसने किया, लेकिन उसके बाद जो लोग मज़दूर जो काम कर रहा है, उसकी तो ज़िंदगी में वो चाहे 8 घंटे की 16 घंटे काम कर ले, उसका मैं ख़ुद 5% 10% भी कोई इंक्रीज़ नहीं आएगा। तो कई दफ़ा माशरे में एक आउटकम इतना इनइक्वल हो जाता है कि उसकी बुनियाद पे जो अपॉर्च्युनिटी क्रिएट होती है, वो उसमें इक्वालिटी आ ही नहीं सकती। इसीलिए स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए। स्टेट को कभी बिलियनियर्स बनने ही नहीं देने चाहिए। स्टेट खुद कंट्रोल करे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? यार देखें, मुझे एक बात बताएं कि क्या हर बंदे में इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो बिलियनियर बने? मुझे पहले ये बताएं आप। नहीं, कभी भी नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं ठीक तो है, मैं फिर आपकी बात आप मान जो बन सकते हैं उनको भी आप रोक रहे हैं, क्यों? नहीं, मैं रोक नहीं रहा, मैं रोक नहीं रहा। नहीं वो ठहरे बन ना, आपने ये हाँ, कहा कि हाँ। स्टेट को बिलियनियर्स बनने ही नहीं देने चाहिए। तो एक मुझे ख़ास ये हद से बात ऊपर नहीं बताएं जाना कि हाँ, क्या आप पैसा कमाना एक पर्सनल फ्रीडम में नहीं आता? आता है, अगर आता कोई है। इंसान लेजिटिमेट मीन से पैसे कमा रहा है, तो किसी हाँ, को क्या तकलीफ है कि वो कमा रहा है? ठीक है, कमाए उसमें आप मेरा तो पॉइंट नहीं फिर समझे। अगर एक बिल नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। हुँ, अगर एक बिलियनर पैसे कमा रहा है, हुँ, तो मतलब मुझे ये बताएं कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो ना कमाए? ठीक है, मैं तो समझता हूं कि एक चीज है ना। आज आज आप एक मुझे बात बताएं। हुँ, अभी बड़ी सामने एग्जांपल है
दुनिया में रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का जितना भी सिस्टम है वो सारे का सारा कौन ले रहा है इस वक्त? प्राइवेट बिलियनियर्स जो हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। एलन मस्क आ गया, चाइना भी इन्वेस्ट कर रहा है। ठहर जाए मेरी बात सुन लेना, बेसब्रे ना हो। इस वक्त सबसे ज्यादा कौन कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में? जितनी इनोवेशन है वो गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है कि प्राइवेट सेक्टर? कल मैं देख रहा था 2.5 बिलियन डॉलर लगा के ये इन्होंने स्पेस स्टेशन को बारी बारी स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को असेंबल किया, ठीक है। और कई लॉन्चेस ऐसी हैं कि वो हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो 3 बिलियन डॉलर्स की इन्होंने लॉन्च की थी नासा वालों ने, ठीक है, जो कि इन्होंने इन हाउस प्रोड्यूस की थी। अभी क्या हुआ है, एलन मस्क ने कल एक ऐलान किया कि स्टारशिप एक ऐसी बनेगी जो कि खुद इन इटसेल्फ एक टेलीस्कोप होगी, ठीक है, और उसे लॉन्च करने पे तकरीबन 20-25 मिलियन डॉलर सारा लगेगा। कहां 3 बिलियन डॉलर और कहां 20-25 मिलियन डॉलर? तो प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट एंटरप्राइज जहां भी आता है, देखें आप क्या कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग की एबिलिटी को डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग की एबिलिटी को जब भी आप सेंट्रलाइज करते हैं या गवर्नमेंट के अंडर करते हैं, उसके रिजल्ट्स एक तरफ थ्योरी है, जो आप बता रहे हैं वो सब थ्योरी है, ठीक है, मगर दूसरी तरफ प्रैक्टिकल है। कम्युनिस्ट कंट्रीज जितने भी आज तक हमने देखे हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग का क्राइसिस रहता है। जब सोवियत रशिया टूट रहा था तो क्या हो रहा था उस टाइम पता है आपको? मार्केट में ब्रेड मिलती थी तो दूध नहीं था मिलता, दूध मिलती थी तो ब्रेड नहीं था मिलता, ठीक है, दूध मिलता था तो ब्रेड नहीं थी मिलती, ठीक है, कभी टमाटर नहीं मिल रहा, कभी प्याज नहीं मिल रहा, कभी कभी कुछ और नहीं मिल रहा, कभी तेल की लाइनों में लोग लगे हुए हैं। गाड़ी, एक गाड़ी 5-6 मॉडल थे टोटल गाड़ियों के, और एक गाड़ी खरीदने के लिए जो उनके स्टेट के हाईली रिस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स भी होते थे ना, उनको 7-7 साल इंतजार करना पड़ता था। और सोवियत यूनियन जो है वो गाड़ियां बनाना ही नहीं चाहता था। क्यों नहीं गाड़ियां बनाना चाहता था? क्योंकि वो उस जो आयरन उनके पास था उससे वो मिलिट्री इक्विपमेंट बनाते थे, और उनके पास जाहिर बात है कि इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती थी कि वो एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करें बाहर से, क्योंकि सोवियत रशिया जो है वो हमेशा ही डॉलर्स उसके पास नहीं होते थे, ठीक है, और वो उतना वो नहीं था होता, और इंपोर्ट के भी वो खिलाफ बातें करते थे फिर, ठीक है, वो इंपोर्ट के खिलाफ भी बातें करते थे। दूसरी बात है कि जिस तरह होता क्या है, कम्युनिज्म के जरिए आप मैनेज करते हैं इकोनॉमी को आर्टिफिशियली, चीजें अब एक सप्लाई और डिमांड का चक्कर है, ठीक है। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है कि जी दूध की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई दूध की है कोई नहीं, ठीक है, मगर आप चाहते हैं कि दूध का 1 लीटर 10 रुपए का ही बिके। सही। अब मसला ये होता है कि आप फिर होता क्या है, देखें मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बढ़ती कैसे है। आप गंदम उगा रहे हैं, सही है, और गंदम में बिक रही है 10 रुपए की, ठीक है, 10 रुपए किलो की। अब आगे क्या होगा, मार्केट में आलू की शॉर्टेज हो गई, ठीक है, मार्केट में आलू की शॉर्टेज हो गई तो अब क्या है जी, आलू महंगा हो गया। अब जो फार्मर है उससे ये बात पता लग गई है कि पिछले साल आलू महंगा हो गया था, इसलिए बहुत से वो लोग जो हैं वो क्या करेंगे, आलू पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और जब वो आलू पे शिफ्ट होंगे फार्मिंग करने के तो नेक्स्ट ईयर आलू की प्राइस खुद ही कम हो जाएगी, ठीक है। अब सोवियत रशिया में यही मसला था कि अगर लोगों के पास गाय भैंसे भी हैं तो वो उनकी है ही नहीं है, वो गवर्नमेंट की है, जमीन है तो वो गवर्नमेंट की है, फार्मर जो है वो सर्फ है ऊपर, फार्मर जो है गवर्नमेंट जमींदार है और फार्मर जो है मजारा है, ठीक है, अपने ही उगाए हुए और अपने ही पैदा किए हुए एग्रीकल्चरल गुड्स वो खुद नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल जब बात आती है, आज आपके सामने कंट्री है प्रैक्टिकली में, क्यूबा ने क्या, वेनेजुएला ने क्या किया आज तक? कुछ नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? वेनेजुएला को यूएसए ने बैंकरप्ट किया है। हाँ वो ऐसे ही होगा, वो अमेरिका ही करेगा हमेशा। वो बैंकरप्ट उसे अमेरिका ने नहीं किया, उसे क्या हुआ है, वेनेजुएला ने चाइना के साथ मुआहदा कर लिया था। वेनेजुएला ने ये कहा था कि हम आपको तेल देंगे, आप हमें फला चीजें देंगे, ठीक है, और फिर क्या हुआ, बाद जब उन्होंने चाइना से मुआहदा किया था, और चाइना तो फिर ऐसा ही है ना, एक कम्युनिस्ट कंट्री ने दूसरे कम्युनिस्ट कंट्री का जनाजा निकाल दिया। कैसे कि उन्होंने जब उनके साथ एग्रीमेंट किया था तो तेल बहुत सस्ता था, ठीक है,
और उनसे उन्होंने ये वायदा किया था कि आपने हमें तेल देना है। अब प्रॉब्लम ये है कि तेल बहुत महंगा था जब उन्होंने वायदा किया। जब बाद में तेल सस्ता हो गया, अब वो अपना पूरा भी तेल उनको दे देना चाइना को, तो तब भी उनकी खलासी नहीं होती। ठीक है, इस वजह से वो बैंकरप्ट हो गए। मैं इसमें ऐड करना थोड़ी की है जी। वेलकम, थैंक यू। मैं कुछ हार्डकोर फैक्ट्स इनको देना चाहता हूँ, कुछ लॉजिकल असर्शंस हैं। पहली बात यह है कि आपके पास पिछले पूरी एक सदी है, 20वीं सदी, जिसके अंदर आप कोई एक ऐसा सैंपल दे दें जहां पे कम्युनिज्म कामयाब हुआ हो। आपके पास सोवियत यूनियन जो सबसे बड़ा उसका बाप था, उसका भी क्या हुआ वो सबको पता है। अच्छा, ये तो एक छोटी सी बात है। उसके बाद अब चाइना में जाएंगे। चाइना भी वो वाली नहीं है जो भी गालिब ने आपको बताया। जो इनोवेशन हो रही है वो प्राइवेट सेक्टर में हो रही है। चाइना रियलाइज दैट वो एक प्रोटो हाइब्रिड, वो जब अथॉरिटेरियनिज्म की बात आती तब तो वो कम्युनिस्ट है, लेकिन फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इट्स अ फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अच्छा, आगे चलते हैं। मैं आपको, जब भी आपने एक बात की थी, आप ये बात कह रहे थे कि इनइक्वालिटी है, गुर्बत है, अनफेयर कम्युनिज्म आपको इक्वालिटी लाता है वगैरह वगैरह। ये सिर्फ एक ढकोसला है। और वही बात है कि आप सोवियत यूनियन की 60s-70s की वीडियोस देखें, वहां पे कभी वही जो गालिब ने आपको बताया, कभी दूध खत्म है तो वो नहीं मिल रहा, ब्रेड नहीं मिल रही तो ये नहीं मिल रहा, ये सारी चीजें। मैं आपको अमेरिका के कुछ हार्डकोर फैक्ट्स देता हूँ अभी। अमेरिका में 8% जो अमेरिकन हैं वो मिलियनर्स हैं। ठीक है, 8%, ये उनकी सुप्रीम है। ठीक है, और बिलियनियर्स मिलियनर्स यानी जो दुनिया की हर मजे ले सकते हैं। और सिर्फ 10% पॉपुलेशन है जो कि जिसको वो अपने हिसाब से कहते हैं लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, 10%। अब ये आप कह सकते हैं कि यार ये बड़ी गुर्बत है। अगर मैं कहीं पे जाऊं, देखूं रोज अपॉन रोज गरीब लोग जो सड़कों पे लेटे हुए वगैरह, आप कहें यार ये क्या हो गया, कितनी गुर्बत है अमेरिका में। वो 10% है पूरी उसका। अच्छा, यूके की 4% पॉपुलेशन जो है वो मिलियनर्स है, और उनकी तकरीबन 18% पॉपुलेशन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। और ये भी रिसेंट ईयर्स में हुआ है, ये जो पोस्ट जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। आप अब ये कहें अगर कि इनइक्वालिटी है, ये है, वो है, और ये उसकी कीमत है अनफॉर्चुनेटली। और इनको पॉवर्टी लाइन से भी इनको निकाला जाता है, इनको रखा जाता है पॉवर्टी लाइन के करीब करीब, जहां पे इनको वेलफेयर मिलती है, यहाँ पे आपके वेलफेयर का सिस्टम आता है। तो आप जब ये एक यूटोपियन विजन देते हैं कि कम्युनिज्म आपको सबको इक्वल कर देता है, ये एक यूटोपियन विजन है। ये वैसे ही है जैसे नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी जो है, आपके जैसे मुसलमान कहते हैं अगर आप ये कर देंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उनके पास 1400 साल थे, उन्होंने एक हमें ऐसी मॉडल रियासत नहीं दिखा सके। और आपके पास भी 100 साल थे पिछले पूरे, आपने से एक ने नहीं दिखा। कोई एक कंट्री आपका सक्सेसफुल नहीं हो सका। अच्छा, एक छोटी सी जस्ट बात कर दूं, फिर आप बेशक कंटिन्यू करें। रशिया के जो आप कह रहे हैं ना, जब रशिया सोवियत रशिया टूटा है, उस वक्त जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी ना, उस वक्त जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो आज की इकोनॉमिक ग्रोथ से कहीं ज्यादा है, और उसकी प्रोजेक्शन भी बहुत ज्यादा है। तो अगली दफा मैं वो आपको नहीं, वो उसकी एक बड़ी सिंपल सी रीजन है, उसकी एक बड़ी मैं वो ग्राफ बात कंप्लीट कर ले। मैं अभी सिंपल सी रीजन बता रहा हूं, सामने आंखों के सामने है। अभी मेरे पास वो ग्राफ नहीं है, मैं आपके पास ना वो ग्राफ ले आऊंगा नेक्स्ट टाइम, तो फिर मैं आपको वो दिखा दूंगा। मैं आपको बता देता हूं उसकी रीजन एक बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि अब आपको पता है कि इतनी ज्यादा रियासतें तो निकल चुकी हैं रशिया से। ठीक है, इसलिए वो उसकी इकोनॉमी आज वैसी नहीं है जैसी पहले थी। वो रशिया की वो पॉपुलेशन ही नहीं है उतनी जितनी सोवियत यूनियन की थी। तो सारे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते थे उसकी इकोनॉमी में, अब नहीं है। और जितने एक्सपर्ट्स हैं आप इनको पढ़ें, जितने एक्सपर्ट्स हैं, सोवियत यूनियन का जो कोलैप्स हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह ही स्टैग्नेशन थी। सोवियत यूनियन ने, स्टालिन ने एकदम से ग्रोथ तो दी, स्टील की प्रोडक्शन तो बढ़ाई, उसने फैक्ट्री की प्रोडक्शन तो बढ़ाई, लेकिन वो वहां पे जाके स्टैग्नेट हो गई। बिकॉज आपने एक अपने कंट्री की जीडीपी को बढ़ाते रहने के लिए यू नीड प्राइवेट इनोवेशन। आपको प्राइवेट एंटरप्राइज चाहिए जहां से ब्रिलियंट माइंड्स आते हैं, जिनको लालच होता है मिलियनर बिलियनर बनने का। वो इनोवेट चीजें करते हैं और फिर उसके बदले में वो टैक्स देते हैं हुकूमत को। और आपकी जो आम पॉपुलेशन है वो चाहे टैक्स ना भी दें, वो 2 नंबरी कर भी दें, लेकिन जो आपकी आम पॉपुलेशन है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो उनकी जो इनकम होती है उसमें से उन्हें इनकम टैक्स देना पड़ता है, और इससे
कंट्रीज चलते हैं। ये आपके सामने मिसाल है अमेरिका की, अब क्या करें, क्यों अमेरिका ने पूरी दुनिया पे। नील डीग्रेस टाइसन ने भी ये आर्गुमेंट दिया था, वो कहता है स्पेस इंडस्ट्री नासा को अपने अंडर कवर रखनी चाहिए, इन एनी केस कोई भी सेफ्टी के इश्यूज हो या कोई भी, तो नासा ही कंट्रोल, वो कहता है नील डीग्रेस टाइसन कंट्रोल कर सकती है। वो नहीं, देखें नासा जो है, नासा विल ऑलवेज रिमेन बिगर। जेम्स वेब टेलीस्कोप भी नासा ही भेजेगा, वो कोई और प्राइवेट भेज ही नहीं सकती। वो नहीं तो वो मर्सनरी बनते हैं ना। क्यों नहीं भेज सकती? आपको कौन कह रहा है कि नहीं भेज सकते? क्यों नहीं भेज सकते भाई? अगले 50 साल आपको पता है अभी पिछले 3-4 दिन के अंदर अमेरिका की 3 डिफेंस सैटेलाइट्स जो हैं वो किसने लॉन्च की हैं? वो स्पेसएक्स ने लॉन्च, स्पेसएक्स मस्क ने की हैं। हाँ, तो अब एक बात याद रखें कि देखें अब क्या है, जो रिस्क है सारे का सारा वो एलॉन मस्क ने दिया है, ठीक है, शुरू से। और उससे बेनिफिट अब कौन करेगा? नासा, क्योंकि नासा को अभी दोबारा आपको पता है कि अगले साल 6-7 लोगों को वो लेके जाएगा मून का ऑर्बिट करके, वो वापस आएंगे, ठीक है। और मून के ऊपर जो जाना है अभी अमेरिका ने अगले चंद सालों में, वो आप ये इनकी स्टारशिप से ही जा रहा है। इवन के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जितने भी मॉड्यूल्स हैं अमेरिका की तरफ से अब वो लॉन्च करेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कि वो है क्या बोइंग है, जैसे वो दूसरी और लॉकहीड मार्टिन है, सारे जहाज वो मिलिट्री के उनके तैयार कर रहे हैं। तो अब अगर स्पेस के लिए स्पेसएक्स उनको तैयार करें, मुझे बताएं कि इनकी वजह से, बोइंग की वजह से, लॉकहीड मार्टिन की वजह से, इनकी वजह से अमेरिका की ताकत में कमी हुई है या बढ़ी है? तो वो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि वो बढ़ी है। और स्पेसएक्स की वजह से भी अमेरिका ऐसा बेवकूफ कंट्री नहीं है, वो स्पेसएक्स को ओन करेगा, वो ओन करेगा उनको, वो उनके साथ चलेगा। सर सबसे बड़ी बात ये है, जो प्राइवेट एंटरप्राइज होती है, लॉकहीड मार्टिन, ये कब से चल रहे हैं, ये कब से B-52 बॉम्बर्स बना के इनको दे रहे हैं? बिकॉज जो गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज वर्थ एवरीथिंग। गवर्नमेंट ने आपके ऊपर, यूएस गवर्नमेंट ने आपके ऊपर बैंकक्रप्ट तो नहीं होना, उन्होंने इंसॉल्वेंसी तो नहीं करनी, उन्होंने तो आपको देने हैं $500 मिलियन देने हैं, उन्होंने आपको $3 बिलियन देने हैं, उन्होंने आपको सीधा चेक देना है एंड यू हैव टू गिव देम द प्रोडक्ट। सबसे सेफ कॉन्ट्रैक्ट जो कंपनीज सीख करती हैं दैट इज द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये स्पेसएक्स की जो बात है, स्पेसएक्स ने जो रीयूजेबल जो रॉकेट जो हैं, ये इनोवेशन है इतनी बड़ी कि उससे कॉस्ट इतनी नीचे आ गई है टू पुट 1 किलो ऑफ पेलोड इन आउटर एटमॉस्फेयर, लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये उससे रीयूजेबल, तो ये इनोवेशन क्या सोवियत यूनियन के नासा नहीं कर सकी विद इतने बड़े बजट? एक और प्राइवेट एंटरप्राइज में छोटा सा उसका बजट है कंपेयर टू नासा, लेकिन बट दे केम अप विद दैट। और यही बात है, ये सबसे स्टार्क एग्जांपल है प्राइवेट एंटरप्राइज की। आप अभी, मुझे लगता है यंग है, आपने कुछ इनका बड़ा कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा पढ़ा है, बट आई एम रियली टेलिंग यू it hasn't worked, it never worked। मैंने और नहीं करेगा भी काम, it will work it coming days में आप की दुनिया में रहेंगे। वो अब आपका चले फिर आप ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात मैं उसके हवाले से करना चाहूंगा, ये रजा असलान, मैं मजहब पे आता हूँ थोड़ा सा ना, ये चले सोशलिज्म को, ये फिर मैं यार अब छोड़ दें, अब किसी और को भी चांस दें, हम किसी और को चांस दें। देखें 5 मिनट बहुत ज्यादा, अगली दफा आगे और 5 मिनट सेव रखें सर, यार टॉपिक सुन लो यार, टॉपिक सेव रखो, अगली दफा आओगे अगली वीडियो चढ़ जाएगी तुम्हारी। मैं रजा एक में हम नहीं डाल सकते। अरे यार मैं अभी आपको कह रहे हैं, आप मान नहीं रहे। ओके फिर करेंगे बात।